ठीक है बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। अपन एमएससी फिजिक्स में अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की और एनुअल कोर्स की बात करें तो आपके एमएससी प्रीवियस का इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कोर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, पहली इंट्रोडक्शन क्लास अपन ने ले ली थी। अब अपन उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपना जो टारगेट रहेगा सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उसी के साथ अपन वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर कूलम्स लॉ के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ क्या वर्क करता है, किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से फोर्सेस यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि कहां पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और बहुत शांति प्रिय तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए। मैं पहले ही बता देता हूं भाई, क्लासेस जो हैं वो पेड क्लासेस हैं। आपके क्वांटम मैकेनिक्स की क्लासेस चल रही हैं और सेमेस्टर वाले बच्चे विषय सुन लीजिए भाई, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है वो विशेष ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है वो एप्लीकेशन पे चल रहा है। डेमो क्लासेस के भरोसे ना बैठे रहे कि जब तक सर डेमो क्लासेस लेंगे तब तक यहीं पे देखेंगे, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर वालों को मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं इनका एप्लीकेशन पे कोर्स क्रिएट कर दिया गया है और जो एप्लीकेशन है अपना उसका नाम है फिजिक्स ऑनलाइन बाय के सर। और इसके फीस की अगर अपन बात करें तो इसका फीस है 6,000 रुपीज। सेमेस्टर का पूरा कोर्स डिफरेंट है और पूरा का पूरा कोर्स मतलब कोर्स तो सेम ही है, पूरा का पूरा सिस्टम उनका डिफरेंट है। अलग तरीके से उनको पढ़ाएंगे सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो उनकी फीस 6,000 रुपीज है। ठीक है, तो सेमेस्टर वाले सभी बच्चे एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर ले या मुझसे बात कर ले। नंबर आपको थंबनेल पे दिए हुए हैं, या डायरेक्ट मुझसे ही बात करनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई हेलो मैसेज कर सकते हैं ये। और बाकी इंस्टीट्यूट का ये नंबर है ही सही। किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सेमेस्टर वाले पढ़ाई चालू कर दीजिए भाई। आपके चारों के चारों पेपर एक साथ चलेंगे। एनुअल का सिस्टम अलग प्रकार से चलता है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। सेमेस्टर सेमेस्टर में सुबोध कॉलेज के बच्चे भी, आरयू डिपार्टमेंट के बच्चे भी, कनोडिया कॉलेज के बच्चे भी हैं, और भी जो राजस्थान में प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सेमेस्टर सिस्टम चलता है, सभी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए भाई। ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, सरफेस चार्ज तो बच्चों अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली किसी सरफेस पे होता है तो इस प्रकार का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड continuously over
a surface continuously over a surface then, और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहे, निश्चिंत रहिए। सबसे टफ पेपर माना जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, कह रहा हूं सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। बस जैसा मैं कहता जाता हूं वैसे ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। देन ओवर अ सरफेस, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा is known as surface charge distribution, surface charge डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे लाइन चेंज करके लिखेंगे, और सबसे पहले यहां पे डायग्राम बना देते हैं। इस प्रकार से सरफेस बना देते हैं, और इस सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, लेटस अस कंसीडर अ सरफेस at which capital Q charge is distributed. Now we construct अब यहां पे क्या करते हैं बच्चों, एक सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं इस प्रकार से। यहां पे अपन ने क्या कर लिया बच्चों, एक सरफेस एलिमेंट ले लिया, जिसको आप डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर से लिख सकते हैं। और जो सरफेस एलिमेंट लिया जाता है, आप जानते हैं बच्चों, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। तो यहां से अपन ये एनकेप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पे आपने डीएस एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसमें जो प्रेजेंट चार्ज होगा वो मान लेते हैं डी क्यू है, और इसी को अपन यहां पे लिखने जा रहे हैं। नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एरिया एलिमेंट, और लिखने का समय दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एरिया एलिमेंट ds vector and their charge dq is present, charge dq is present, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। देन यहां पे बच्चों अब अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है टोटल एरिया। भाई यहां पे टोटल एरिया ए है और टोटल चार्ज क्यू है, तो कभी भी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी सरफेस के लिए, आप क्या करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है इस एरिया एलिमेंट डीएस के लिए, तो इस एरिया एलिमेंट में प्रेजेंट चार्ज बच्चों डीक्यू है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, सिग्मा डीक्यू अपॉन डीएस, ओके। तो यहां पे दोनों फॉर्म में ही लिखवा देता हूं। तो यहां पे आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, अपॉन टोटल एरिया। तो यहां पे Q अपॉन A इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो दोनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं और टपेस्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। 5 साल सोल्ड पेपर वाला सिस्टम अपने पास नहीं है। कंप्लीट पढ़ाएंगे, आप कहेंगे कि मजा आ गया सर, और लिखने का समय दूंगा मैं। नाउ सिग्मा को ऐसे भी लिखा जाता है डी क्यू अपॉन डीएस की फॉर्म में। ये क्या हो गई? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। नो प्रॉब्लम सर। तो अगर बच्चों यहां पे आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, सो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, देन टोटल चार्ज ऑन द सरफेस की बात करें तो बच्चों क्या लिखा जाएगा? Q बराबर इंटीग्रेशन डी क्यू। और यहां पे क्या कर देंगे बच्चों? डी क्यू के यहां पे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या करेंगे? ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चों यहां पे टोटल चार्ज Q और dq बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ds लिख, और यही चीज वापस फिर लिख देंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे ठीक है। तो ये अपना टोटल चार्ज आ गया, लगा लीजिए भैया एमटी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे बच्चों। कर लीजिए नोट, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिखा रहा हूं ठीक इसी प्रकार से नोट करना है। कर लीजिए भाई नोट। और कोई भी चीज समझ में ना आए तो YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। और अपनी लगभग 8 से 10 क्लास YouTube पे प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, डेमो क्लासेस। सेमेस्टर वाले डेमो के भरोसे ना रहे, टाइम खराब ना करें, आपको पढ़ने का बहुत कुछ है क्योंकि आपका सेमेस्टर जनवरी में होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपर वे में, ठीक है। और मत्स्य कॉलेज में जो है वो भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। मत्स्य यूनिवर्सिटी में उनके भी सेमेस्टर सिस्टम है, कोटा यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो कोटा वाले भी विशेष ध्यान से सुन ले। आपके जो सीनियर हैं वो कोविड की वजह से पास हो गए, उनकी स्थिति हमें पता है। हमारे से जो बात होती रहती थी तो काफी सारे बच्चे पढ़ते थे उनमें से अपने पास, तो उनसे पूछ लीजिएगा एक बार। तो वैसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट हेडिंग डालेंगे यहां पे और लिखेंगे वॉल्यूम
चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डेफिनेशन का पैटर्न वही सेम है। अगर कोई चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस प्रकार का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, उसे आप क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इफ चार्ज इज distributed, if charge is distributed continuously in a volume, then the charge distribution is known as volume charge डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बच्चों यहां पे अपन ने इस प्रकार से एक वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसमें जो टोटल चार्ज Q है, इसका वॉल्यूम बच्चों जो है V है, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है रो है। तो यहाँ पे लिख लेंगे let us consider that Q charge is distributed in a वॉल्यूम P। तो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डेंसिटी। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या लिख देंगे? रो बराबर यहां पे टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां पे एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहां पे अपन ने इस प्रकार से वॉल्यूम एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इसका वॉल्यूम अपन ने कितना मान लिया? D2 मान लिया। जब भी मैं वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करूंगा बच्चों, तो वॉल्यूम एलिमेंट को अपन D2 से लेंगे। ठीक है, सिंपल ये आप नोटेशन बना लेंगे। आप लोगों में से बहुत सौ ने DV लेते आए हैं, तो वो भी गलत नहीं है, बट मैं D2 यूज करूंगा। ठीक है, तो आपको भी मेरे अकॉर्डिंग ही यूज करना है। और इस D2 वॉल्यूम में प्रेजेंट चार्ज जो है बच्चों वो DQ है। ठीक है, तो आइए, तो नाउ we construct a volume element, D2 and their charge is DQ and their charge is DQ। ठीक है भैया, तो यहां पे जो रो है, जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बच्चों रो, इसको आप क्या लिख सकते हैं? DQ अपॉन D2 भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है।
और प्राइम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि आप चाहें तो इनको प्राइम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यहां पे रो आर प्राइम लिख सकते हैं, डी क्यू प्राइम अपॉन डी टो प्राइम लिख सकते हैं। बिकॉज अगर यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, किसी पोजीशन पे चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पोजीशन पे चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अलग अलग पोजीशन पे जब आप वॉल्यूम एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर उनके लिए जो चार्ज डेंसिटी आएगी, बिकॉज उस वॉल्यूम एलिमेंट में कम ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा, तो dq अपॉन डी2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रो वेरी करेगा। ठीक है, तो रो जो फंक्शन है आर का फंक्शन है, और ये आर प्राइम क्यों बोला है, आर प्राइम जो है पोजीशन है बच्चों किसका, वॉल्यूम एलिमेंट का, कहां से, जिस फ्रेम से आप मेजर कर रहे हैं। इसके बारे में चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे बार बार नहीं बता रहा हूं, आपके सिंपली इतना ही काम में आता है। ठीक है, एज ए इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। यहां से बच्चों डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर रो डी2 लिख दिया जाएगा। यहां पे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू बराबर इंटीग्रेशन डी क्यू। क्यू बराबर इंटीग्रेशन रो डी2 लिखा जाता है। और यहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट की आप बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे लिख देंगे ओवर द वॉल्यूम वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 इसको नोट कर लेंगे आप। फिर अपन कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कर लीजिए भाई नोट। कर लीजिए भाई नोट। और प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए, जिसमें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से शानदार नोट्स तैयार करने हैं भाई। हालांकि नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए भी हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि नोट स्वयं के ही तैयार हो तो बहुत बढ़िया है, और खूब टाइम है अभी, बट अब लेट मत होइए। ठीक है, और जो भी आपके जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉलेज के ग्रुप्स होंगे, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार बच्चों को इन्फॉर्म जरूर कर दें। ठीक है, सब बच्चों को पता होना चाहिए, ज्वाइन करना नहीं करना वो बच्चे का अपने विवेक पे, बट आप लोगों को उनको इन्फॉर्म जरूर कर देना है कि के सर के यहाँ पे बैचेज चालू हो गए। एमएससी के 2 पेपर चल रहे हैं, एक तो क्वांटम का पेपर चल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रो डायनामिक्स का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने। अब बच्चों हेडिंग डालिए, यहां पे अपन बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, और यहां पे कूलम्स लॉ को अपन बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है,
आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में भी जानेंगे और जो आपने नहीं पढ़ा उस पे भी चर्चाएं करेंगे। तो बहुत जनरल और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन कूलम्ब्स लॉ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप पढ़ते आए हैं बच्चों, बहुत बेसिक, आप लोग इसको पढ़ना शायद 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ जो होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो कि रेस्ट स्टेट में रखे हुए हैं, उनके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा दूसरे चार्ज पार्टिकल पर और दूसरे चार्ज पार्टिकल के द्वारा पहले चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसको बताता है। ध्यान से सुनेंगे, लिखना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल Q1 ले लेते हैं बच्चों और एक चार्ज पार्टिकल ये ले लेते हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस की बात करें तो वो R है, ठीक है बच्चों। अब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स लगेगा और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा इसके अपन अभी फॉर्मुलेशन करेंगे, तो उस फॉर्मूले से आपको पता लगेगा। जो आप फोर्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे वहां पे बताएंगे। आप लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों चार्जेस की नेचर सेम है, दैट मीन्स इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने का काम करेंगे, रिपेल करने का काम करेंगे। यदि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये बेसिक सी चीजें आप पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस Q1 द्वारा Q2 पे, इस Q2 द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगता है, आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा। फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बिटवीन प्रेजेंट डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। और बच्चों ये फंडामेंटल लॉ है, तो यहां से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पे आपने पढ़ा था, अभी मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात भी अपन करेंगे। सो यहां पे फोर्स जो है वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट गया तो, और यहां पे वैल्यू आ जाती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार से आप मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। और जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे वेक्टर लगा देते हैं और यहां पे क्या लिख देते हैं, आर कैप लिख देते हैं। आर कैप बच्चों यूनिट वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में, इसको ध्यान से सुनेंगे। जो यहां पे आर कैप होता है, या यूं कहूं बच्चों जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, वो उन दोनों चार्ज पार्टिकल को जो लाइन मिलाते हैं उस मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। अगर इसकी वजह से इस पे देखना है तो आर वेक्टर, ये आपका यहां से इस पे फोर्स देखना है तो ये ओरिजिन का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है आर कैप की डायरेक्शन ये होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों यहां पे सर आपने आर कैप तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर अब कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन रिपेल करेगा इसके बारे में आपने नहीं बताया। और बच्चों जो यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा Q2 Q1 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। और फिर यहां पे Q1 और Q2 की वैल्यू विद साइन रखेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन प्लस आर के भी रहेगी, मतलब Q1 इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इक्वल एंड भाई इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आगे चल के अपन इसको और ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करेंगे। और फिर अभी थोड़ी देर बाद, आज नहीं तो कल की क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में तो इसी को लिखवाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन सी कंडीशन है
क्योंकि आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट ऐसा नहीं है। कुछ क्राइटेरिया, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे कूलम्ब्स लॉ भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके आगे के एडवांस फॉर्मुलेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों यहां पे लिखते हैं 1 बाय 1। तो यहां पे लिखिए it is the fundamental law, it is the fundamental law which states the force between two charge particle, between two charge particle, between two charge particle, यहां पे लिखेंगे the force which is acting on the charges is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। जो अभी आपको बताया था केवल वही लिख रहा हूं। ठीक है, तो द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज and inversely proportional to the square of the distance between them। अर्थात को बच्चों अपन आई डॉट ई डॉट से लिखेंगे। ठीक है, ई डेस्ट होता है इसका मतलब। तो यहां पे थोड़ा एडवांस वर्जन में ही बता देता हूं मैं आपको। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, और स्टूडेंट्स यहां पे ये Q1 चार्ज है और यहां पे ये Q2 चार्ज है। ठीक है, और यहां से अपन पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये अपना पोजीशन वेक्टर होगा, एक अपना ये होगा और एक अपना ये होगा। ठीक है, तो बच्चों ये अपना R2 वेक्टर हो गया, ये अपना R1 वेक्टर हो गया और ये अपना R वेक्टर हो गया। डायरेक्शन सबकी आपको दिख रही हैं, और नहीं दिख रही तो मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से तो दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R आपको पता लग गई। तो यहां से आपने देखा बच्चों कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यहां पे अपन ने पढ़ा कि सर जो फोर्स है जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा है वो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समीकरण नंबर 2 आ जाता है। सो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
यहां से आप क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अब यहां पे बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। सो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे लिखा जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन मत दीजिए, ऐसा कीजिए, इक्वेशन इसको नहीं देते और इसको देते अपन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है भाई, अब यहां पे अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो इसी में छोटी सी एडिंग है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो आप जानते हैं इसकी जो डायरेक्शन होती है एफ वेक्टर बराबर यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे लिखा जाता है R के। यहां पे लिखेंगे बच्चों वेयर आर केप इज द यूनिट वेक्टर। एक एक टर्म को वेल एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। वेयर आर केप इज द यूनिट वेक्टर, वेयर आर केप इज द यूनिट वेक्टर along the line joining them का मतलब है दी चार्जेस, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बच्चों यहां पे आरकेप के बारे में लिखते हैं। तो इन चार्जेस जो अपना डायग्राम है, इस ये अपना ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अगर ट्राइंगल ओएबी में देखते हैं बच्चों तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो इन ट्राइंगल AOB, इसकी बात करते हैं, OAB की बात, OAB लिख देते हैं, OAB यूजिंग वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, यूजिंग वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां से आप क्या लिखेंगे बच्चों, R2 वेक्टर बराबर यहां पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर आ जाएगा, बिकॉज जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। सो यहां से जो R वेक्टर लिखा जाएगा प्यारे बच्चों वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे अपन यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों जो यूनिट वेक्टर होता है ये लिखा जाता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये अपन ने लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चों ये अपना इक्वेशन नंबर कितना आया था, 3, तो इसको अपन ने 4 दे दिया, और ये अपन ने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ठीक है भाई, और यहां पे इस यूनिट वेक्टर को पुटअप कर देते हैं। तो F बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों वेक्टर में,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे Q1 Q2 को भी साथ में लिख देते हैं, ये Q1 और ये Q2 यहां पे साथ में लिख दिया बच्चों। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, आर केप अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर अपन यहां पे देखते हैं तो आर केप अपॉन आर स्क्वायर Q1 Q2 को आगे लिख दिया, और आर का मैग्नीट्यूड तो क्या है, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, तो आर केप की वैल्यू रखेंगे और आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा भाई। लिख दे भाई, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, आर आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां पे स्क्वायर लगाएंगे, और जब आर केप लिखेंगे तो उसका एक टर्म और आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा। और यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस प्रकार से आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, ये वेक्टर्स हैं भाई, ढंग से लगाइएगा इनको। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर इस समीकरण नंबर अपनी 6 आ जाती है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे बच्चों और लिखेंगे यहां पे इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट, और यूनिवर्सिटी पैटर्न पे इसी तरीके से लिखना है आपको। आप केवल पढ़ते जाइएगा, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इतनी शानदार हो जाएगी कि आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। एक बार इस कोर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो कोर्स है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है और बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने के दौरान। काफी सारे कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, काफी सारी मैथमेटिक्स अपन यूज करेंगे, और टाइम टाइम पे अपन न्यूमेरिकल्स भी इनमें करते रहेंगे। ठीक है, जब आप इन फ्यूचर इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी ये आपकी एमएससी की क्लासेस। ठीक है, और टीचिंग करते हैं तो वहां तो बहुत ज्यादा काम आएगी। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब यहां तक का नोट करेंगे। कीजिए भाई नोट, दिस इज कूलम्स लॉ। लिख लीजिए भाई। कर लीजिए भाई नोट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए।
कर लीजिए भाई नोट, और बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, राधे राधे।